नमस्कार मित्रों। देश और दुनिया के आर्थिक संकट के बीच दो सुपर पावर्स एक साथ मिल रही हैं चाइना में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पहुंच गए चीन में, और शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई, डिनर हुआ, शेक हैंड हुआ, और बहुत सारी बातें हो रही है। दुनिया उनको देख रही है। और हिंदुस्तान में जो अभी दुनिया का जो आर्थिक संकट है उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की, ऑस्टेरिटी की मितव्ययिता की सोना मत खरीदिए, पेट्रोल ऑयल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ये बहुत सारी बातें लगातार चल रही है और इनको लेकर बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ है, पॉलिटिकल वो भी हो रहा है। और इस बीच में पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, 3 रुपए लीटर बढ़ गए, सीएनजी के 2 रुपए बढ़ गए, और अब भी लोग कह रहे हैं कुछ और बढ़ जाएंगे। अब ऐसी सब चीजें हैं जिनका हमारे से कोई समझ में आने वाला काम नहीं, सब जुड़ी हुई हमसे है। पेट्रोल का दाम हो, सोने का दाम हो, यात्रा हो, सब कुछ है, लेकिन समझ हमें कम आती है। तो हमारे जो मित्र हैं, बड़े सुपर पावर है इकोनॉमी के, नीरज वाजपेयी जी, वो हमेशा कहते हैं सारी दुनिया चलती है इकोनॉमी से, सारा झगड़ा जो है वो इकोनॉमी का है। आप ये दुनिया भर के झूठे सच्चे बहाने बनाते रहते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि असली खेल है इकोनॉमी का। अब जो मैंने वो पिक्चर देखी, क्या नाम है, ट्रंप साहब की और शी जिनपिंग की, उससे थोड़ी थोड़ी बात समझ में, तो हमने कहा कि भाई इस पर तो फिर नीरज जी के साथ समझना ही पड़ेगा। वैसे लोग दुनिया के नीरज वाजपेयी जी को उनके चैनल पर समझते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो जो केजी क्लासेस लेते हैं उससे हमको ठीक से समझ में आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बात को एक बार फिर मैं सही मान रहा हूँ, मैं वैसे भी हमेशा सही मानता हूँ और मैंने आपको निवेदन करता हूँ कि आप हमारे लिए बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इसके साथ साथ यदि ये नहीं भी होते तब भी हम आपका बहुत सम्मान करते। धन्यवाद सर। मैं तो सच बोलता हूँ, आपको अच्छी लगती है, आपके मानता है। तो हो क्या रहा है सर ये? सर देश में भी और दुनिया में भी एक ही तरीके की चीजें हो रही हैं। तो जैसे कभी आपके राजस्थान में बहुत ज्योतिषी हैं, मतलब अपने उत्तर भारत में ही है, राजस्थान में बहुत है। जब भी आप उसको कुंडली निकालने बैठो तो कुंडली में सबसे पहले वो 12वां स्थान देखता है, विदेश वाला। फिर वो 9वां घर देखता है, जो कार्य और भाग्य सबसे काम जी। तो मतलब उसके दिमाग में भी ये वायरिंग ठीक से कर दी गई है कि पहले अर्थशास्त्र समझना है उसकी कुंडली में, बाकी छठवां घर बाद में देखना। जो रोग ऋण शत्रु वाला है वो सबसे बाद में देखता है, छठवां घर। और 8वां जो मृत्यु का भाव है वो सब देखता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। हाँ, वहां केतु बैठा तो मतलब देखूंगा ही नहीं उसको। तो ये समाज जीवन की कड़वी सच्चाई है कि कितने डीप रूटेड चीजें हैं। तो वही दुनिया में हो रहा है और वही अपने देश में भी हो रहा है। तो आप बताइए कहाँ शुरू करें? चीन से शुरू करें क्या? चीन से शुरू करें सर। मैं तो वो देख रहा था कि जो दुनिया भर को बुली करते हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखकर ही हम लोग तो ऐसे सैडिस्टिक प्लेजर वाले लोग हैं ना। हम तो नोटबंदी में भी इसीलिए खुश हुए थे कि कम से कम नीरज जी का जो पैसा है वो निकलेगा, बाकी और कोई कारण नहीं था। उस चक्कर में तो चुनाव जीत गए सर हम। देखिए, अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जब चाइना गए तो दो बड़ी हैसियत के बराबरी की मुलाकात थी, तो इसलिए ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज वैसी थी। जब वो किसी और देश में जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, क्योंकि वो उनको लगता है कि सब दास लोग हैं, मैं राजा हूँ, आई एम द बॉस। तो उदय कोटक ने बड़ा अच्छा कहा कि अब हम लोग जो है ना ट्राइबल मेंटालिटी के होते जा रहे हैं, कब्जे वाली नीयत की। तो वैसे ही ट्रम्प जब वहां गए तो उन्होंने देखा नहीं, सामने भी एक बड़ा वैसे ही धुरंधर ट्राइबल राजा है, तो उससे वैसे ही पेश आना, क्योंकि वो मानता नहीं किसी की, ना हम मानते ना वो मानता। तो वो चित्र, वो पिक्चर बराबरी का है, वो दिख रहा है साफ कि दो महाशक्तियों के बड़े नेता जब मिलते हैं तो कैसी बॉडी लैंग्वेज और कैसा बिहेवियर होता है। अब एक मतलब चलो खैर वो बात छोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा अलग नोट पे चली जाएगी कि जो डांस वांस वो देख रहे थे उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। ट्रंप साहब ने जब उनसे बातचीत की तो एक बात मुझे बहुत खटकी भी, और वो पूरी दुनिया को समझना चाहिए। जब ताइवान के मसले पर चीन ने ये कहा जी कि कोई मैन हैंडलिंग की कोशिश हमेशा के लिए रिश्ते खराब हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट साफ साफ बड़े तौर पर ये बात की गई। इसको लेकर सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि ताइवान पर जिस तरह से चीन ने एक्सप्रेस किया है, डिप्लोमेसी में कॉन्फ्लिक्ट
नाम जो शब्द है इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, कम होता था। वहां उन्होंने साफ चेतावनी धमकी दे दी कि इधर मत देखना आप। तो ये दिखाता है कि दो ताकतवर देश कैसे बात करते हैं। तो वहां पे वो गए तो उन्होंने अपना कुछ जो भी बिजनेस डील वील कर ली, उन्होंने कर ली। लेकिन जो दूसरी बात थी जिस पे मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जिसमें करंट समस्या है हॉर्मुज स्ट्रेट की, वहां पे ट्रम्प के बात पर उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं चाहता हूं कि हॉर्मुज खुले, सबके लिए खुल जाए। ये एकदम सैद्धांतिक बात है। ये तो आप ईरान से ही पूछो तो कहेगा हाँ खुलना चाहिए, वो थोड़ी खुलना मना चाहिए। करते नहीं खुलना चाहिए। तो चीन ने भी कह दिया हाँ हाँ खुलना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बात का इंटरप्रिटेशन लगे कोई ना चले कि चीन भी चाहता है कि हाँ मैं मदद करूंगा, कुछ नहीं होने तो वाला। मतलब खुल जाएगा, ऐसा नहीं समझना हाँ चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत समझिए। वो एक डिप्लोमेसी में आप मुझसे पूछेगा ट्रम्प साहब तो मैं भी कहूंगा हाँ खुलना चाहिए, कल से खुल जाना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं था। तो ये मीटिंग इस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, कुछ चीजें अमेरिका करा ले गया, जैसे चीन की उसके साथ 10 कंपनियों की बातचीत हो गई जिसमें वो एनवीडिया की चिप उसको दिए जाएंगे। दो, जी। हालांकि 500 बोइंग की बात थी लेकिन 200 का ऑर्डर मिला। इस तरह की कुछ कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन कोई बहुत कॉन्क्रीट फैसला वहां हो गया हो ताइवान मसले पर या ईरान मसले पर, वैसा नहीं हुआ। तो उस लिहाज से ये मीटिंग निराशाजनक है। उनके निजी हित में जो हुआ तो नहीं, उससे लेकिन मैं उसको ऐसे ही दिया। समझ रहा था, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि ट्रम्प साहब इन सब के लिए जा ही नहीं रहे। नहीं, ट्रम्प साहब गए मतलब थे ये इसके लिए। साइड इफेक्ट्स नहीं, के तौर पे देख सकता हूँ, क्योंकि वो अपने ट्रेड और अपने जितने लोगों को, मित्रों को लेकर गए थे, उसका फोकस उन पर था। मेरे क्या विजय जी, गलत है? मेरा एनालिसिस इसमें ये है कि ये चीजें जो थी कि हम अपना बिजनेस ले लेंगे, 10 डेलीगेशन लेके गए, ये सब साइड बिजनेस थी। मेरे हिसाब से मेन फोकस ये था कि चीन के थ्रू ईरान पे प्रेशर बनाया जाए जिससे डील पे वो साइन कर दे। क्योंकि अमेरिका भी चाहता ना कि डील साइन हो जाए, बात खत्म हो। तो कोई प्रेशर काम कर नहीं रहा है। चीन का प्रेशर उनको लगता था काम करेगा क्योंकि चीन ज्यादा करीब, और चीन का खाड़ी के सभी देशों में असर है। गजब का इंटरवेंशन है। तो वो इस उम्मीद से जरूर गए थे। मैं इस थ्योरी को पूरी तरीके से सही मानता हूं, लेकिन वहां उनको एकदम मुंह की खानी पड़ी, इसलिए कि जिसने ताइवान पे आपको इतना खरा खरा सुना दिया तो फिर दूसरी तरफ बात बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वहां पे इनकी हार कह लीजिए, डिफीट कह लीजिए, या पर्पस पूरा नहीं हुआ। बाकी बिजनेस तो बिना जाए भी हो सकते थे, उसमें कोई जरूरी नहीं था। वो ट्रेड डेलीगेशन से बात हो सकती थी। तो वहां पे बात बनी नहीं, और इसीलिए आप देखिए कि दिन के दौरान कच्चे तेल का दाम फिर भाग गया। फिर बढ़ गई। तो वो मीटिंग से जो उम्मीदें थी बाजार की, वो पूरी नहीं हुई। तो अब आते हैं हम अपने देश पर। मैं तो वैसे भी चलता था साइकिल पर, अब फिर से चल रहा हूं। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके क्या मायने क्या है, एक तो ये बताइए। बहुत सारे लोगों ने इतना कंफ्यूज कर रखा है कि संकट है कि नहीं है, संकट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये सब है क्या? थोड़ा सा इसको तो समझाइए आप पहले। मैंने सबसे पहले तो मैं अपना एक प्रस्ताव रख दूं कि मैं जितने भी मोदी जी ने 7 संकल्प दिलाए हैं, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। वाह। सारी शर्तें मैं पूरी करता हूं, एक भी शर्त आप खारिज नहीं करा सकते हैं। एक में थोड़ी छूट दे सकते हैं कि मैकबुक यूज करता हूं और हॉलीलैंड का माइक लगा रखा है। बाकी सब कुछ मेरा वही है जो उसमें संकल्प लिया गया है। तो खैर, ये तो प्रस्ताव है कि मान लो कुछ हमारे ऊपर ही कृपा हो जाएगी। देखिए, एक ब्रांड एम्बेसडर है देश में जो इस बात को मानता है। देखिए, समस्या है, नो डाउट, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने ये बात सामने रखी है, और मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती। एक लीडरशिप को अपने देश में ये काम करना चाहिए, लेकिन उससे फायदा कितना होगा इस पे हम बारी बातचीत करेंगे। लेकिन जो उन्होंने संकल्प दिलाया इसमें कोई बुराई नहीं है, और बुरा इसलिए संकल्प दिलाया क्योंकि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सीरियस है। आसान नहीं है ये, मतलब ये कोई ये ना समझे कि केवल ये प्रिपरेशन के तौर पे करा रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं समझना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा तो मुझे लगा कि संकट गंभीर होगा, उसी को समझते हुए कहा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पूरी जो संकट है। मशीनरी है, वो सिस्टम जो है, वो कह रहा नहीं कोई संकट नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी ने तैयारी ये कहा है। इसलिए मैंने आपसे समझना चाहता हूं कि ये तो केवल मैं आपके इसको सामने कैसे आप। नंबर रख देता हूं। अगर ये केवल प्रोप्रेटरी थी तो फिर 3-3 रुपए दाम क्यों बढ़ाए पेट्रोल डीजल के? हरदीप पुरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह रहे थे कि मैं दाम बढ़ाने के न बढ़ाने वाला केस नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं, दाम बढ़ने चाहिए। अंडर रिकवरी है। 1,000 करोड़ डेली का नुकसान है। 1-1.5 लाख करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है 80 दिन में।
तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि समस्या है नहीं, केवल प्रिपरेशन थी। और प्रिपरेशन थी, दाम क्यों बढ़ाया आपने अभी 3 रुपए? सीएनजी के दाम बढ़ाए, एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, एटीएफ के दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या नहीं बढ़ा है? प्रॉब्लम तो है। और नंबर्स है, सारी कंपनियां कह रही मुझे नुकसान हो रहा, तो एक तो वो समस्या है। दूसरी, आपके सामने जो भी इन्फ्लेशन का नंबर आया डब्ल्यूपीआई का 8.3, कोविड के बाद वैसा एक नंबर आया था 2022 में, वहां से सीधे 8.5%। दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि डब्ल्यूपीआई क्या होता है। सीपीआई एक नंबर आता है और एक डब्ल्यूपीआई नंबर आता है। सीपीआई जो मतलब हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लेशन का असर पड़ता है, जिसको इन्फ्लेशन का महंगाई असर है। दर बोलते हैं, उसको सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो डब्ल्यूपीआई होता है वो होलसेल का, थोक व्यापारियों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, उसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। और वो कंपनियों के ऊपर असर पड़ रहा है, इसीलिए वो नंबर आया है 8.3 का। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या संबंध है? पहले डब्ल्यूपीआई का नंबर बढ़ता है और वो धीरे से फिर इधर चला, सिमर कर जाता है। कब तक कंपनी झेलेगी? यही मैं पिछले कितने शो से आपसे यही बात कर रहा हूं कि कंपनियां झेल नहीं सकती हैं, वो हल्के हाथ से इधर पास ऑन करेंगी। तो क्रूड वाले नहीं कर पा रहे बेचारे, तो उन्होंने सरकार से करवा लिया, भाई 3-3 रुपए बढ़ाइए। तो प्रॉब्लम है, मैं नंबर के थ्रू आपको बता रहा हूं कि इससे इनकार कोई कर ही नहीं सकता, सरकार भी नहीं कर सकती। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये समस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी समय आई है 28 फरवरी के बाद, ये समस्या पहले से भी दिख रही थी कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और डिमांड कम थी। इसी डिमांड को बढ़ाने के लिए जीएसटी कम की गई थी कि डिमांड बार बार इस बात को कहते रहे थे कि मार्केट में नहीं है, डिमांड नहीं है, इसको लेकर आप बात। एग्जैक्टली, तो डिमांड को पुश करने के लिए आपने जीएसटी कम किया कि उसके थ्रू है, इनकम टैक्स में कट किया, मिडिल क्लास खर्चा करेगा। रुपए की वेलोसिटी नाम का एक शब्द होता है, उसका मतलब सिंपल ही होता है कि 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो वो एटलीस्ट 3 बार और घूमता है। तो हमारे यहाँ वेलोसिटी जब 3 बार घूमेगी तो बहुत ज्यादा, जिसे आप मनी सर्कुलेशन भी कहते हैं। मनी सब, हाँ, कि कितनी बार मनी। तो हमको ये चाहिए था कि पैसा सिस्टम में घूमे तो लोगों के हाथ में कैश आए। तो हमने कैश कैसे दिया? जीएसटी काटा, इनकम टैक्स काटा, लाडली बहन, लाडला भैया, ये सब कैश जो जा रहा है इसके थ्रू कंजम्पशन ड्राइव होगा। इसमें तो क्रिसिल की रिपोर्ट में मैं शो कर चुका हूं कि वो पैसा दिया, मतलब सरकार इस इकोनॉमिक्स को मानती, हालांकि वो चुनावी इकोनॉमिक्स है, वो चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन क्रिसिल की रिपोर्ट ये साबित कर रही है कि नहीं, इससे मार्केट में भी तो उसका असर है। पैसा हाथ में आ रहा तो खर्च होगा। तो प्रॉब्लम थी प्री वॉर, 28 फरवरी से पहले भी ये समस्या थी, उसके बाद ये करेला और नीम चढ़ा हो गया कि पहले जो समस्या थी उसमें और बढ़ गई। ये एक विशेष समस्या खड़ी हो गई कि क्रूड एकदम से भाग गया तो दिक्कत आ गई। तो समस्या थी, इसलिए मोदी जी ने ये किया है कि भाई जैसे गोल्ड पे किया उन्होंने, विदेश में लोग घूमने बहुत जाते हैं, जैसे एक बात उन्होंने कही, क्रूड ऑयल का, खाने का तेल जो आपका एडिबल ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कम करो, तो अच्छी बात है, आपकी सेहत भी सुधरेगी और पैसा ही बचेगा। तो उपाय तो सारे बढ़िया बताए उन्होंने, लेकिन ये उपाय इसलिए बताए गए हैं कि समस्या गंभीर है और आगे और गंभीर होगी, इसलिए आप तैयारी करिए। नहीं तो ये अब क्या होगा? एक तो खैर अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो पॉलिटिक्स का इशू है, उस पर हम चर्चा बहुत हो चुकी कि भाई जब आप भी कह रहे हैं कि संकट पहले से था, फिर सरकार ने 4 महीने इलेक्शन थे तो तब तक कुछ किया नहीं, खैर वो अलग इशू है। अब आज हम जहाँ खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी के संकल्प है, तो इससे क्या हम इन संकट से निकल सकते हैं और क्या ये संकल्पों को मानना आसान काम है? मैं उस फोटो ऑप्स पे नहीं जा रहा कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं हेलमेट लगा के, मैं उससे नहीं जा रहा। क्या रियली में हम उन संकल्पों से इस संकट से पार हो सकते? दो इसके जवाब हैं। पहला जवाब तो जिसको राइडर में बोलता हूं कि अगर ये संकट, खाड़ी संकट बना रहा तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा। और दूसरा रास्ता वही है कि क्या वो उतने कठिन फैसले सरकार लेगी, दूसरा जवाब उसका ये है। तो अब समस्या तो बनी हुई है, इफ बट लगा हुआ है कि भाई अगर समस्या कल खत्म हो जाए तो आप धीरे धीरे करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम मान के चलें समस्या नहीं खत्म हो रही है, तो आने वाले समय में सरकार को बहुत हार्श स्टेप लेने पड़ सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप होगा तो अभी तो और दाम बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, आप एकदम तैयार रहो। ये हर 10-15 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में 1-2 रुपए करके 2 रुपए बढ़ते जाएंगे। हाँ, बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है सरकार के पास, विकल्प नहीं है बेसिकली। उसका असर महंगाई में कन्वर्ट होगा, तो आपके जो सब्जियां हैं, इफेक्ट है ना, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट है।
एग्जैक्टली वो कास्केडिंग इफेक्ट कहिए उसको, या सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सब इम्पैक्ट होगा। महंगाई गजब बढ़ेगी। अभी एक हल्का सा ट्रेलर दिया WPI ने आपको, अगले महीने CPI भी देगा। तीसरा इम्पैक्ट ये होगा कि फिर इसको कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ग्रोथ स्लो होती है। ग्रोथ का तो तरीका कि पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी, जब पैसा महंगा हो गया तो ग्रोथ कम हो जाएगी। नहीं। तो देखिए RBI मुझे लगता है इस समय सबसे दुविधा की स्थिति में, मोदी जी से ज्यादा परेशान मल्होत्रा जी होंगे। मैं आपको बताता हूं प्रूव करके अभी कि उनको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं रेट बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं। ना बढ़ाऊं। हमेशा ब्याज दरें उस स्थिति में बढ़ती हैं जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन यह देखा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा क्यों। डिमांड की वजह से बहुत बढ़ रहा है तो भाई रेट बढ़ा दो, थोड़ा कम कर दो डिमांड को। ये तो सप्लाई की वजह से बढ़ा है, माल नहीं है इसलिए बढ़ा है। आदमी तो वैसे ही कम खर्च कर रहा है लेकिन अब मिल ही नहीं रहा है। ये बुरी स्थिति होती है। और जब सप्लाई की वजह से बढ़ी महंगाई को कम करने के लिए आपको रेट बढ़ाने पड़ते हैं तो गंभीर होती है, तब फिर ग्रोथ पे इंपैक्ट आने लगता है। तो इसलिए ये अगला चौथा कदम ये होगा कि रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ में नरमी आएगी। तो ये साइकिल होता है इकोनॉमिक्स में, इसको बोलते हैं वाइसियस सर्कल। तो उस सर्कल में फिर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है जो होती जाएंगी। तो अब इससे निकले कैसे, क्या क्या उपाय किया जाए कि इससे बचा जा सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, आज मैं चर्चा कर रहा था एक ISB के प्रोफेसर के साथ। उनके साथ मैंने एक शो भी किया, मेरे चैनल पर पड़ा, वो भी शाम को मैंने अपलोड किया। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। तमाम उपाय जो जनरल चैनलों पे सब जगह बताया जा रहा है उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग उपाय उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे आपको और आपका काम चल जाएगा। मैंने कहा कैसे भाई, वो तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा जो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो उनका सुझाव ये था कि ऑयल प्राइसेस में जो टैक्स अभी भी लगे हुए हैं उनको खत्म कर दीजिए आप, तो आपके पेट्रोल डीजल के दाम गिर जाएंगे बढ़ने की बजाय, क्योंकि टैक्सेशन का पोर्शन है ना वो। अभी वो तो सरकार का पैसा है ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कहां से पूरा होगा। 19-20% का टैक्स घटा दीजिए आप, तो पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे, बढ़ने की बजाय तो गिर जाएंगे वो। अब वो नुकसान कहां से भरा जाएगा, आइडिया तो दे दिया। वो नुकसान भरा जाएगा जो आप कैपेक्स कर रहे हैं। सरकार जो हर साल 12 लाख 14 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसमें आप चूंकि टैक्स का जो हिस्सा नुकसान होगा उसी में यूज कर रहे हैं, वो 2.5 लाख करोड़ उधर यूज कर लो, कैपेक्स उतना ही रहेगा। वो कैपेक्स का 2.5 लाख करोड़ उधर भेज दो आप, तो दाम बढ़े भी नहीं बल्कि घट जाएंगे 5 रुपए और आपका इधर भी काम चलेगा। तो कैपेक्स जो आप 12 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ हर साल कर रहे हैं उसमें से 2.5 लाख करोड़ कम कर दीजिए आप। एक हाईवे कम बनेगा तो क्या चला जाएगा। नहीं, लेकिन एक किसी पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में कैपेक्स को कम करना, या इसका मतलब है कि सोशल सेक्टर में पैसे को कम करना, ये तो पॉलिटिकल बहुत खतरनाक कह रहे हैं आप। कैपेक्स एंड सोशल अलग अलग है। मैं जिस कैपेक्स की बात कर रहा हूं वो सोशल स्कीम का पैसा अलग है। नहीं, सोशल स्कीम नहीं, मतलब डेवलपमेंट भी यदि आप समझिए जो सरकार खर्च कर रही है तो उसको कम करना। अरे ये सरकार तो अभी तक चली इसलिए रही है कि आप रोज कह रहे हो भाई हमने कैपेक्स पे कितना पैसा खर्च किया, आप पेट्रोल के पैसे की बात क्यों कर रहे हैं। अब यदि आप कैपेक्स में पैसा कम कर देंगे तो वो तो एक नेगेटिव इमेज के लिए नहीं ले जाएगा सरकार को। अगर दुनिया अभी तक क्लॉकवाइज चल रही थी तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आपने इस साल 2 एयरपोर्ट कम बनाए तो उससे क्या दिक्कत होगी मुझे ये बताइए आप। या एक कोई हाईवे आपने ड्रॉप कर दिया तो उससे क्या दिक्कत होगी। तो ऐसे जो मैसिव प्रोजेक्ट हैं, या 4 वंदे भारत कम चलाएंगे हम इस साल, कोई वंदे भारत नहीं चलेगी, बंद। जो चल रही वही चलेंगी, नई कोई नहीं चलेगी। नई कोई मेट्रो जो बन रही थी मैं उसको भी रोक दूंगा 1 साल के लिए कि इस साल FY27 में हम बजट 2.5 लाख करोड़ कम करेंगे कैपेक्स का और वो पैसा हम उधर तेल में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, उनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोसेस आपका कि देखिए एक तो जनता को आप राहत देंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि इस कैपेक्स नहीं करेंगे तो विकास के काम रुकेंगे, उससे जितना फायदा नहीं होगा उसका 10x नुकसान होगा अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं। पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए तो हमेशा इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट।
रिस्क रिवार्ड किधर ज्यादा है। तो एक साल अगर कोई एक एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा आपका विकास का या चुनाव में या जितना डेमोक्रेसी में। पेट्रोल के दाम बढ़ने से होगा। एग्जैक्टली आप अभी डीजल के दाम 115 120 पहुंचने दीजिए और फिर आपसे मैं महंगाई की चर्चा करूंगा, तब सारे चैनलों में कहीं महंगाई चर्चा होगी, तो उससे आप बच जाएंगे। ये सुझाव मुझे अच्छा भी लगा और मैं भी इसको समर्थन में, भाई कैपेक्स थोड़ा कम करो ना। वैसे भी सरकार का काम नहीं होता कि खाली कैपेक्स के दम पे ही आपको, ठीक है आपने 14 साल तक कर लिया ना कैपेक्स 10 साल से, तो एक साल नहीं करेंगे तो क्या अगले साल फिर देख लेंगे, तब तक युद्ध भी रुक जाएगा। मुझे ये बात समझाइए, आप और प्रोफेसर साहब दोनों वो लोग विद्वान हैं, तो क्या ऐसे विद्वान लोग सरकार में नहीं बैठे हुए? आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, ऐसे विद्वान लोग या इससे भी ज्यादा विद्वान लोग बने, लेकिन वो आप लोगों के प्रभाव में रहते हैं। आपने जो सवाल पूछा है वही प्रभाव उनके ऊपर है। अरे यार ये कैसे, हम इसी के दम पे तो हम 10 साल से चल रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारा नारा है और मैं कैसे कम कर दूं, अपोजिशन हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अच्छा मैं इसमें बहुत पॉजिटिव इसलिए हूं कि मोदी जी ही ये कर सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से फैसला कर लें। नहीं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं तो समझना चाहता हूँ कि एक अच्छा नहीं, आइडिया है एकदम ऐसा। एकदम और आप मैं कह रहे हैं आपको उसमें मुझे कोई सवाल नहीं है, प्रोफेसर साहब की समाज पर भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केवल 2 ही लोग तो देश में समझदार नहीं है, नीरज जी और प्रोफेसर साहब। मेरे लिए तो बिल्कुल है, हाँ, लेकिन मैं नहीं देखिए मैं सरकार के पास भी बैठे होंगे कुछ लोग, मैं मानता हूं कि सरकार में जितने और ये मंत्री लोग मैथमेटिक्स हैं उनको भी समझ में आती है। बिल्कुल आती होगी। सरकार में लोग हैं जो नीति आयोग के लोग हैं, जो और उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी के लोग हैं, सब मुझसे 100x बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन मुझे इस उपाय में कोई कमी भी तो बताए वो आके कि इससे ये दिक्कत हो जाएगी, कल एक एयरपोर्ट नहीं बना तो गरीब आदमी हवाई चप्पल पहन के यात्रा नहीं कर पाएगा। मुझे ये आपको समझाओ आगे ना आप, नहीं, मैं तो इससे मैं मान उल्टा लूंगा। सवाल आपसे समझना चाहता हूँ कि हाँ, वो इसको करने से क्यों रोक सकते हैं, क्यों रोक रहे हैं? क्यों ये आइडिया उनके पास नहीं है, या वो हिम्मत नहीं कर रहे? इसको आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल करेज की बात है? ये गेस वर्क मैं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता वो क्यों रोक रहे हैं, लेकिन मेरा गेस वर्क ये है कि जो इस सरकार की एक इमेज है कि कैपेक्स हमने किया है, उसको हम रोक नहीं सकते। नंबर 1 एनालिसिस। नंबर 2 कि जब आप कैपेक्स घटाएंगे तो आपका जो बंबई वाला शेयर मार्केट है ना, थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, अरे सरकार ने कैपेक्स कम कर दिया, तो 1-2 दिन हो सकता है वो गिर जाए। डाउन हो फिर जाए। बहुत सारे विद्वान लोग ये भी थ्योरी देंगे कि आपकी ग्रोथ का तो ट्रिगर ही वही है कैपेक्स, और आप उसी को कम कर रहे हो, तो वो उस पे भी लोगों को डर लग रहा होगा। लेकिन मैं 150 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा हूं, रादर की एक साल की 0.1% की या 0.001% की जीडीपी ग्रोथ कम होने की। मैं 150 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा हूं, और मैं वो भी आगाह कर रहा हूं कि अगर आपने पेट्रोल डीजल के दाम यहां से भी ऊपर ले गए, 120 तक चले गए, तो उसका जितना भयानक असर होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। भारत के आदमी की औसत कमाई 20,000 रुपया महीना है, तो आप सोचिए कितनी महंगाई होगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं रिस्क रिवार्ड, इसमें ज्यादा रिवार्ड है रादर की रिस्क, उसमें ज्यादा रिस्क है आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेरा एनालिसिस है। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यही 2-3 कारण है जिसको सोच रहे हैं कि मैं यार ये समझना चाह रहा ठीक था है। कि भाई ये बात एग्जैक्टली अच्छी बात है, तो क्यों सरकार को भी तो यही चाहिए कि, मैं कभी ये नहीं समझता कि कोई भी सरकार हो, मतलब ये सरकार के लिए तो और जोर से, कोई भी सरकार लोगों के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करेगी कि लोग नाराज हो, ऐसा नहीं होता ना, लोगों के फायदे के लिए करती है। हो सकता है उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए कैपेक्स से नाराजगी सिर्फ सीआईआई फिक्की इस टाइप के लोगों की हो सकती है, अर्थशास्त्री टाइप के उद्योगपति संगठन लोग आलोचना करेंगे, लेकिन गांव में रहने वाले लोग या उनको बहुत ज्यादा कैपेक्स सरकार ने अच्छा मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा 14 लाख करोड़ कम करेंगे, उसमें से सिर्फ 10%, कुछ परसेंट 10 ओनली, जो उधर 3,80,000 करोड़ आप कम करेंगे वही इधर कम करना है, उससे ज्यादा नहीं, बाकी करते रहो आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से बेटर आइडिया। ठीक है। अब आपने जिन संकल्पों की बात की प्रधानमंत्री जी के, उससे मुझे समझाइए कि ये संकट कितना हल हो जाएगा। मान लीजिए सोना नहीं खरीद रहे, बहुत सारे लोगों ने कहा, अब तो मार्केट में खबर हो रही है कि भाई सोना नहीं खरीदा जा रहा है, ये खरीदा जा रहा है। मैं इस पर जानना नहीं चाहता कि खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, इससे क्या कितना फर्क पड़ेगा, मतलब कितना क्या नहीं कह रहा हूं मैं, कितना फर्क पड़ेगा। मान लीजिए सोना नहीं खरीद रहा, एक तो बहुत हमारे मित्र लोग हैं, उन्होंने नाराज होकर कहा कि तुम ये ऐसा सवाल करते हो, जिस देश में 80 करोड़ लोग खाने के लिए सरकार के भरोसे बैठे हो, वहां सोना खरीदना नहीं खरीदना क्या मायने है? नीरज जी जैसे 2-4 लोग हैं जो सोना खरीदते हैं, रखते हैं। नहीं अब यहाँ पे देखिए नाम फिर लेकर ये कहा उन्होंने, नहीं उन्होंने नाम लेकर कहा,
एकदम नाम लेकर उन्होंने कहा होगा कि नीरज जी सोना नहीं खरीद पाएंगे। तो मैं उन सबको सामूहिक रूप से नाम लेके बता रहा हूं कि भाइयों और बहनों, सोना आज भी गरीब नहीं खरीदता है, पहले भी नहीं खरीदता था और आगे भी नहीं खरीदेगा। तो ये संकल्प उनके लिए है ही नहीं, वो क्यों चिंता कर रहे हैं? ये संकल्प सोना न खरीदने वाला सिर्फ अमीरों के लिए था। देश में लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर का सोना हर साल इंपोर्ट होता है, जी तो उतनी फॉरेन करेंसी हम बाहर भेजते हैं। अगर मान लीजिए कि इस अपील को सुन के 10 बिलियन डॉलर कम इंपोर्ट हुआ या 20 बिलियन डॉलर, तो कुछ तो बचा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन 10-20 बिलियन डॉलर कुछ बच गया। मोदी जी की बात को लोग मानते हैं तो हो सकता है भी जो फर्जी विदेश घूमने चले जाते हैं, थाईलैंड और सिंगापुर और पता नहीं कहाँ कहाँ, बाकू, आजकल लोग बाकू बहुत जाते हैं, वो उधर कहाँ, हाँ, अजरबैजान पता नहीं कहाँ पे है, जो भी है। अजरबैजान के लिए। हाँ, तो बाकू बहुत जाते हैं लोग, तो बाकू इस्तांबुल वगैरह नहीं गए तो ऐसा कुछ नहीं, उनकी खेती सूख जाएगी। तो वो 10-12 बिलियन डॉलर वो भी नुकसान होता, वहां भी 2-3 बिलियन डॉलर बच सकता है। तो इन उपायों से थोड़ा थोड़ा पैसा बच सकता है अगर लोग मानेंगे तो, और मानेंगे, मुझे लगता है कि इतना थोड़ा होगा। नहीं लेकिन मैं मानेंगे लोग, प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं, लेकिन इसी में सोने से जुड़ी एक और सवाल किसी ने पूछा। नहीं मैंने अभी कहा, रुकिए, आप मैं थोड़ा आगे इसको, ये जो सब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये सारे सातों संकल्प से सातों संकल्प पे मान लीजिए 100 बिलियन डॉलर की बच गया। फॉरेन करेंसी हम नहीं यूज होती है, 100 बिलियन डॉलर यूज होती है इन सातों संकल्पों पे, ऐसा हम अनुमान लेते हैं, सच्चाई नहीं है, डेटा अलग है। इसमें से ज्यादा 10 से 15% मोदी जी के कहने पे बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो खाली घूमने जाते हैं विदेश, काम से जाते हैं लोग। नहीं ठीक है, तो अब फिर तो और आपने मेरे लिए चिंता कर दी कि जब इतना बड़ा संकट हो रहा है, एक तो सुरसा के मुंह जैसा संकट, और उसमें ये जीरा ऊंट के मुंह में, ठीक है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरा बात, एक सवाल, कुछ गंभीर सवाल किया, मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मायने है। उन्होंने कहा भाई सोने पर ही बात, उन्होंने कहा कि सोना आपने खरीदने के लिए मना कर दिया। अब ये भी बात मान ली कि जो अमीर लोग खरीद रहे थे उन्होंने कम कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि सरकार ने पिछले दिनों बहुत सोना खरीदा है, मान लीजिए कि वो फॉरेक्स रिजर्व के लिए जरूरी था, तो क्या इतना जरूरी था, उसमें डॉलर खर्च नहीं हो रहे हैं आपके? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और जितना सेंट्रल बैंकर्स ने खरीदा है सोना, आरबीआई ने पिछले 3-4 सालों में, उतना डोमेस्टिक कंजम्पशन थोड़ी लोग रहे भाई। सोने की ये जो पिछले 3-4 सालों की महंगाई है वो सिर्फ सेंट्रल बैंकर की वजह से है। आरबीआई ने खरीदा, चाइना ने खरीदा, पोलैंड ने खरीदा, जर्मनी ने खरीदा, अमेरिका ने खरीदा, सब तो खरीद रहे हैं सोना। तो असली चीज तो सेंट्रल बैंकर्स है। अब प्रश्न ये है कि वो जो खरीद रहे हैं वो रिजर्व बनाने के लिए, या जो उनके पास फॉरेक्स है, एक्चुअली फॉरेक्स भी फॉरेन एसेट के रूप में भी होता है ना, इसमें गोल्ड इज वन ऑफ द पार्ट एंड डॉलर, ये सब होता है। सब है। मैं इस गलत सही में जा ही नहीं रहा हूं कि किसने खरीदा है किसने नहीं खरीदा, मैं ये कह रहा हूं कि इसका फर्क बहुत कम होगा। गिव मी द रीजन, लेट मी टेल यू। 1967, 2007, 2013 और अभी 2026 यही कॉल दी गई कि सोना मत खरीदिए। आप डेटा उठा के देख लीजिए कि जिस समय ये कॉल दी गई थी, जब इंदिरा जी ने कॉल दी थी 1967 में, तब सोने का भाव 102 रुपए 50 पैसे प्रति 10 ग्राम था। 1970 तक उसका भाव पहुंच गया था 189 रुपए 50 पैसे। तो क्या फायदा हुआ उस कॉल देने का, दाम बढ़ गया। और उसका सोना, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि सोना, अगर आपको ये लगता है कि केवल लोग शौक में या ज्वेलरी के लिए खरीदते हैं, या जितने भी चैनलों पे मैं बात सुन रहा हूं, अरे ये तो लग्जरी आइटम है, वह भाई साहब बिल्कुल गलत एनालिसिस है। सोने की समझ ही नहीं है आपको। सोना इज नॉट फॉर ज्वेलरी, इट्स अ रियल मनी, इट्स अ करेंसी, इसलिए इसका बंद हो ही नहीं सकता। खूब खरीदेंगे लोग। वो तो आप हमेशा कहते हैं कि ये राउंड द क्लॉक करेंसी है। यस, 24 घंटे का। और मैंने तो सुना है कि अभी जिस दिन कॉल दी गई उसके अगले दिन ही खूब लोग दौड़ के गए खरीदने के लिए, क्योंकि वो महंगा भी हो गया था, 20% अचानक बढ़ गया। कारण ये है कि जो सोना है ना, वो इन्फ्लेशन और करेंसी का हेज है। ज्वेलरी उसका एक बाई प्रोडक्ट है भाई। सोने को, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, मैं कह रहा हूं सोने का दाम कभी बढ़ता ही नहीं है, ये एकदम
बेकार की थ्योरी है कि सोना महंगा हो रहा है। सोना कभी महंगा नहीं होता। आप बताओ, सड़क पे पड़े हुए पत्थर की कीमत बढ़ जाएगी अपने आप। आपका रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए सोना महंगा हो रहा है। इसलिए सोना महंगा हो रहा है। सोना तो उतना ही है। आपके भी पिताजी ने, दादाजी ने बताया होगा कि 10 ग्राम सोना आपके मंथली खर्चे के बराबर होता है 5,000 साल से लेकर 2026 तक। आप जोड़ आज भी वही लीजिए, हाल है, वही हाल एक है। मिडिल क्लास फैमिली का मंथली खर्चा 10 ग्राम सोने के बराबर है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, सोना भी दाम भी बढ़ते रहते हैं, आपका मंथली खर्चा उतना ही होता है। 1.5 लाख से ज्यादा खर्चा किसी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं होगा। कोई बड़ा फर्क नहीं आया। तो सोने को दोष मत दीजिए, और ना सोना खरीदना लोग रोक दें। इसलिए मैंने कहा कि 10% का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई असर नहीं होगा। शादी किसी दिन टाल दी, अगले साल कर लेंगे शादी, चलो अच्छा देख लेते हैं। इसलिए मुझे सोने पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि 10% से ज्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी चीजों में जैसे ट्रेवल वेल में हो सकता है कि लोग कहते हैं चलो विदेश टाल देते हैं, बट ना तो एडबिल आए लोग खाना बंद करेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए। अब मुझे बताइए कि पेट्रोल का इस्तेमाल लोग कम कर सकते हैं शायद, क्योंकि पेट्रोल चलता है निजी गाड़ियों पे, तो आप थोड़ा कम कर देंगे। डीजल की गाड़ियां जरूरत की गाड़ियां हैं, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता है उससे। ट्रांसपोर्ट के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए है। हाँ, और जो अमीर लोग डीजल गजलर गाड़ियां चलाते हैं, जब एक बार जयराम रमेश जी ने कहा डीजल गजलर गाड़ी वाला स्टेटमेंट, आज भी वो चल रही है। तो जितने भी ये सब लोग हैं, क्या आपको लगता है कि वो बंद कर देंगे चलाना, क्योंकि वॉलंटरी है? तो इसमें भी मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कि लोग पेट्रोल डीजल। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ? आप दिल्ली में जरा बंद करिए अपनी गाड़ी चलाना और फिर देखिए कैसे आप जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस सरकार ने, किसी भी सरकार ने कभी अच्छा नहीं किया है। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम क्यों चलें, इसलिए हम गाड़ी चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल कंजम्पशन और गोल्ड कंजम्पशन में कोई फर्क पड़ेगा। बाकी चीजों में थोड़ा ट्रेवल में हो सकता हो जाए। वैसे असली बात यह, आप तो और चिंता पैदा करते हैं। ये संकट खत्म होगा कि नहीं होगा, और कैसे होगा? देखिए, संकट तभी खत्म होगा जब ये ईरान वाला झगड़ा खत्म होगा, और झगड़ा नहीं खत्म होगा तो ये संकट नहीं खत्म होगा। ये तो वो क्योंकि तो हमारे बस का काम नहीं है ना। तो इसका जवाब भी हम नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब तो ट्रंप साहब से लेना पड़ेगा। इसका जवाब देखिए, ना सरकार दे सकती है, ना सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, हम, चूंकि हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी क्या पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी ऑयल के लिए है, तो ये तो आप मान के चलिए कि अब प्रभु कृपा हो जाए, उधर युद्ध बंद हो जाए, तो ही हमारे लिए वो होगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम चलती रहेगी और इसका नुकसान और दिक्कतें होती रहेंगी। तो किफायत इसका एक तरीका है जो मोदी जी ने समझाया है कि भाई, ये इंडिविजुअली मैं अपील कर रहा हूं लोगों से कि अगर बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं। फ्रूगल लाइफ वैसे भी जीनी चाहिए, ज्यादा फेरासोफी की लाइफ में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टफ टाइम है तो आपको बचाना चाहिए। बचेगा कि नहीं बचेगा वो एनालिसिस है मेरा, लेकिन मेरी निजी अपील भी है कि भाई जितना बच सके बचाओ। अच्छा, तो अभी लेकिन आप ये चेतावनी दे रहे हैं कि अभी संकट बढ़ भी सकता है। मैं बिल्कुल, इसको दाम बढ़ेंगे सर। बड़ी उसके डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक हकीकत को भी समझ के रखना चाहिए, उस पर हमको बात। यस यस यस, मैं इसमें देखो, आप किसी सरकारी प्रवक्ता से भी पूछो तो ये थोड़ी कहेगा नहीं नहीं कल से एकदम 90 रुपए में मिलने लगेगा सब कुछ। जी। वो ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन में लोग नहीं बोलते, लेकिन सच तो उनको भी मालूम है। चलिए सर, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की इस्तेमाल मेरी भी करना अपील है, जरूरी है, उस पर चलना बिल्कुल। चाहिए, उस रास्ते पर हाँ, चलना। बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए, वो पॉलिटिकल डिस्कशन अलग होते हैं, जो उन्होंने उपाय बताए हैं, जो संकल्प उन्होंने दिलाया है, उसको मानना चाहिए। उससे आपका ही फायदा होगा, देश का फायदा चलो आप छोड़ दो, हो रहा नहीं हो रहा है, निजी फायदा भी होगा। तो जितना आप किफायत कर सकते हैं करना चाहिए, ये मेरा चलिए भी सर, मानना है। ये आपका बड़ा मैसेज है राष्ट्र के नाम, तो इस पर बात मान लें करके लोग, हमारी मान लें, मोदी जी की मान लें, सबकी मान लें कि कम खर्च करें। ये तो लेकिन अभी बड़ा गंभीर संकट चल रहा है। ये गंभीर संकट गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए सर, देखते हैं कि क्या बात कर सकते हैं हम इस पर, आगे की भी बात करेंगे। अभी तो संकट में आपने इतना डाल दिया है कि, हालांकि मैं तो वर्क फ्रॉम होम तो रहता ही हूँ, वर्क कभी उल जाता तो वो भी कर लेता हूँ। सर मैं भी वही, मैं तो होम में ही रहता हूँ, कभी मिल गया वर्क तो कर लिया, अदरवाइज वर्क लेकिन मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। जी हाँ, आप बिजनेस आइडिया बताने वाले थे मुझे, हाँ, कुछ तो बताइए, ऐसे संकट में तो ज्यादा जरूरी है। एकदम। और ये बिजनेस आइडिया मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। वाह। तो अगली बार जब आप जयपुर जाएंगे अपने घर, तो आपको बिजनेस आइडिया
इम्प्लीमेंट करने का फायदा मिलेगा। वो जी, बिजनेस आइडिया ये है कि दो भाई बहन हैं, मतलब एक भाई एक बहन, आकृत टंडन और वरुण टंडन, दो भाई बहन थे। वरुण टंडन मुंबई में फिल्म में बनाता था और आकृत टंडन लंदन में रहती थी, नौकरी करती थी। कोविड टाइम में वो वापस आए और कहाँ गए? कन्नौज, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के वो रहने वाले थे, वहां घर गए अपने। तो उन्होंने देखा कि वहां जो इत्र का काम होता है, कन्नौज इज द स्टेट इत्र, कैपिटल ऑफ इत्र, परफ्यूम ये कैपिटल है वो। परफ्यूम कैपिटल। उन्होंने देखा कि वहां बहुत बुरी कंडीशन में है वो इंडस्ट्री, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, सब कर्मचारी या उसके जो आर्टिजन है वो भी बड़ी मुश्किल के दौर में है, और कोविड टाइम में तो और ज्यादा हो रहे थे। तो चूंकि भाई बनाता था फिल्में और बहन ब्रांडिंग की एक्सपर्ट थी, उसने आईएसबी से पढ़ाई की, तो अमेजन ब्रांडिंग में काम कर चुकी थी, उसने कहा चलो इनकी एक पिक्चर बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री। उसने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको डाला, तो उसको ना सिर्फ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उनको ऑर्डर मिले, उसको लगा यही लोग बेचते हैं। तो उनके दिमाग में आइडिया कौन था कि यार इससे तो बिजनेस किया जा सकता है। तो उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई जिसका नाम है बूंद फ्रेग्रेंसेस, और यस, उसमें उन्होंने इत्र के को बनाया, और एकदम इत्र हमेशा नेचुरल होता है, गुलाब से बनता है, खड़ी यस, इलायची, बड़ी फूलों से इलायची बनता और है। जी, इलायची दाना और पिपरमेंट, इन वो सब से मैंने बनता है। कन्नौज में जाके देखा इत्र बनते हुए कि किस तरह से वो इत्र एग्जैक्टली होता है। जी, तो उन्होंने इत्र कंसंट्रेट बनाए और लिक्विड फॉर्म में उसको बेचना शुरू किया, और ब्रांडिंग बढ़िया थोड़ा प्रीमियम साइड में की। और उनके जो पिताजी थे दोनों बच्चों के, उन्होंने कविता लिखी, तो एक पोयम भी लिखते हैं हैंड रिटन, और उसको आपके ब्रांड के साथ रखी मिलती है, तो एक थोड़ा सा कनेक्ट बनता। अच्छा, वैसे कनेक्ट भी बनता कन्नौज का ज्यादातर इत्र का कारोबार उन लोगों के पास है जो खानदानी लोग थे, नवाबी टाइप के लोग थे, है। जी, तो जी, वो वहां पे शेरो शायरी ये सब इत्र से सब जुड़ी हुई चलता बात है। चलती थी। तो वो एक टेस्ट मिला, और उसके ब्रांड के नाम भी वो चले, जैसे माटी, बारिश की पहली बूंद की खुशबू, इस तरह से करके उन्होंने ब्रांडिंग की और वो बिजनेस चल पड़ा है। तो अभी चूंकि एकदम नया स्टार्टअप है, तो देश विदेश से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, और लगभग महीने में 8-10 हजार ऑर्डर मिल जाते हैं। उन्होंने शायद यहाँ फिर बॉम्बे में भी बात करी कई लोगों से जो उनकी ब्रांडिंग के लिए काम करें, स्टार वगैरह, क्योंकि भाई फिल्म में था। तो ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, और ये बहुत चलेगा, इसलिए क्योंकि आप जो परफ्यूम यूज करते हैं वो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम है। शनेल का आया है या टॉम फोर्ड का ले आए आप, या गुस्सी का ले आए, वो 10-10 हजार 20-20 हजार का मिलता है। तो जो रियल कंसंट्रेट है वो तो यहीं से जाता है, मतलब दालचीनी और बड़ी इलायची से बना कंसंट्रेट जाता है फ्रांस, और और फिर वहां वहां से से वो अल्कोहल अल्कोहल मिक्स मिक्स होके करके आपके पास करते हैं। आता है, आप 10 हजार रुपए देते हो उसके 20 ml के, वो यहीं से लीजिए आप। और इत्र का तो मजा ही अलग है। जैसे मेरा फेवरेट है ऊद वूड, टॉम फोर्ड हाँ, का हाँ, ऊद वूड बहुत अच्छा है, बहुत जी, ही मजेदार इसलिए है। तो मैं टॉम फोर्ड का नहीं लेता हूँ, तो बहुत महंगा है, मैं कन्नौज से ऊद वूड लेता हूँ, सस्ता मिलता है। तो मुझे ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत कम पैसे में, और आप अपनी आंख कान खुले रखें तो आपको बिजनेस मिल सकता है। तो ये बिजनेस। स्पेशली आपके लिए इसलिए है कि आप देखो मीडिया से जुड़े आदमी हैं, आप यूट्यूब चैनल में भी हैं, तो आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ बूटा प्रिंट के कपड़े बहुत मिलते हैं, और जी, वो शर्ट की बहुत डिमांड है बड़े शहरों में। आप जाइए, कोई बढ़िया सा देख लीजिए कारीगर, बनवाइए और वो शर्ट बेचिए, सब ऑनलाइन बिकती है। एक काम खाली आपको करना, जो कि मैं मुझे पसंद है, मैं पहनता हूँ कभी कभी, कपड़े की क्वालिटी बहुत खराब होती है, और वो इतना, मतलब एक बार धुलाई के बाद वो हल्का लगता हल्का जैसे हो होता है, जाता वो हल्का है। हाँ, होता है। तो अगर कपड़े की क्वालिटी आप बढ़िया बना लें और बूटा प्रिंट की शर्ट लाइए, जो आपके मित्र आशुतोष जी बहुत पहनते हैं, तो मैं बता रहा हूँ वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप ये कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए स्पेशली एक्सक्लूसिव बिजनेस आइडिया, अब वो एक्सक्लूसिव है। 50% भी नहीं बचा आपके ये तो पास। बड़ा अच्छा आइडिया है इस पर का। यू शुड डू इट, और अच्छा भी बहुत लगेगा बढ़िया कि चीज। जयपुर की मिट्टी का, जयपुर का कुछ काम हम कर पाएंगे, तो हाँ, वो भी वहां एक से, अच्छी बात है। राइट। चलिए सर, कोशिश करेंगे कि इस पर हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नीरज जी के आइडियाज पर भी कुछ काम कीजिए। और कम समझ में आता हो तो भी, और कुछ ज्यादा समझना हो तो भी, नीरज जी का चैनल देखिए। समझ रहे बात? कुछ काम आएगा आपके।